ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे रेट लॉ, जिसका नाम मैंने क्या बोला था, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और द रेट इक्वेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेट लॉ, इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर ये वाला टॉपिक जिसको नहीं पता लगा ना, तो उसको मतलब आगे जो 5 नंबर का 3-4 नंबर का सवाल आता है 3 नंबर का, तो वो पता नहीं लगेगा किसी को भी। तो रेट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया था भाई क्या, सबसे पहले हम कर रहे थे काइनेटिक्स कर रहे थे, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ जो न्यू है। काइनेटिक्स में मैंने बोला था कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें आपको 3-4 चीजें जरूरी, 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज थी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, वो चीज पता लगती थी आपको थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने आपको चीज बताई थी कि रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो कहाँ तक जाएगी, ठीक है ना, कहाँ मतलब पूरी हो जाएगी कि आधी होगी। अगर आधी हो जाएगी तो मैंने बोला था वो इक्विलिब्रियम से पता लगता है, ठीक है ना। तो थर्ड चीज मैंने बताई थी कि रिएक्शन की स्पीड के बारे में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाली चीज 3 चीजें करी थी। देन उसके बाद मैंने बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मींस केमिकल रिएक्शन से कुछ रिलेटेड और काइनेटिक्स मींस स्पीड, ठीक है ना। तो इधर हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम ऐसे क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पता करते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन की क्या स्पीड होगी, जल्दी होगी, फास्ट होगी, क्या होगी, ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने चीज आपको बताई थी कि उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वो सारी की सारी चीजें मतलब उधर हमने देखनी है। देन और क्या चीज देखते हैं, वो देखते हैं वो मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये वाली चीजें। उसके बाद मैंने आपको बताई थी रिएक्शंस की 3 टाइप्स, एक थी वेरी फास्ट रिएक्शंस, एक थी वेरी स्लो रिएक्शंस और एक थी मॉडरेट रिएक्शंस। तो आपके मुद्दे की चीज क्या थी, मॉडरेट रिएक्शंस। वेरी फास्ट और वेरी स्लो कोई मुद्दे की चीज नहीं थी, मुद्दे की थी भाई कौन सी, मॉडरेट और मीडियम रिएक्शंस। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन की सॉरी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था भाई चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम। जैसे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटा टाइम, वैसे ही क्या होती है भाई जो आपकी ये वाली रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम, ठीक है ना। जैसे उधर डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, स्पीड, ठीक है ना। तो वैसे ही भाई जो ये वाली रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, जिसको आप बोलते हो रेट ऑफ द रिएक्शन, बोलते हैं कंसंट्रेशन बटा टाइम। हमने दो चीजें देखी थी। फर्स्ट चीज आपने देखी थी कौन सी, फर्स्ट चीज देखी थी आपने उधर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, और दूसरी देखी थी आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। कल हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे जिसको हमने बोला था रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और द रेट इक्वेशन। और इसको आप दूसरे तरीके से भी इसको नाम दे सकते हो डिपेंडेंस ऑफ रेट, डिपेंडेंस ऑफ क्या लिखा है संजय, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन क्या होती है ये मैंने आपको सॉल्यूशन में बता दिया भाई, सॉल्यूशन में ही बताया मैंने कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन मैंने सॉल्यूशन में क्या बताया था, कितना अमाउंट कितने सॉल्यूट या कितने सॉल्वेंट में डाल रहे हो या फिर सॉल्यूशन में डाल रहे हो, वो वाली चीज मैंने उधर बताई थी। तो कंसंट्रेशन वही चीज होती है। तो अभी देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से क्या फर्क पड़ जाता है रिएक्शन की स्पीड में, वो चीजें आपने इधर देखनी है। तो अभी देखिए इधर मैंने आपको चीज बताई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसको आप वेरी जितने मर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको डेवलप होगी ना, तो आपके 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाने हैं। कौन से, एक तो यही रेट लॉ, ठीक है ना, और एक हो गया आपका रेट कांस्टेंट, और थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसके लिए आपने पेपर में सवाल आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि पेपर में 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। पहले इधर से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता था, आजकल इधर से 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपने समझ लेनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक रिएक्शन दी थी कल दी थी इनको AA प्लस BP, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इससे आपको बन रहा है प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स बन रहा है। A और B क्या है, A और B आप समझ लीजिए कोई भी जो आपके आगे लगे होते हैं 1 2 वैल्यूज नहीं लगे होते, जिसको बोलते हो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, बोलते हो ना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वही समझ लीजिए 1 2। जैसे एक मैं इधर एग्जांपल देता हूं, 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2, है ना भाई। तो ये क्या है, ये वही है A, और इधर क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी, वही 2, है ना। तो ये क्या होता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये वाली चीज आपने देखनी है, ठीक है ना। अभी देखिए इधर क्या चीज है, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता था। अभी देखिए पहले आपको रेट लॉ है, अरे मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कल, रेट लॉ क्या होता है। जैसे लॉ है ना कोई, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है ना। किसका कानून है, रेट का, रेट मतलब स्पीड का कोई कानून है। तो इसका क्या लिखवाया था मैंने, इधर मैंने क्या लिखवाया था, रेट लॉ, पता क्या लिखवाया था, रेट लॉ मैंने लिखवाया था द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई एक्सप्रेशन होगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन
इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स, ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये क्या हो गए प्रोडक्ट्स। तो वही क्या होता है आपको, आपको कैसे आपने रेट बता देना है इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। उसका कोई एक्सप्रेशन होगा जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रेट लॉ, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रेट लॉ क्या होता है, जब आप लोग रेट का रिलेशन बताते हो किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। कुछ भी नहीं बताना आपने, सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि भाई रेट लॉ क्या होता है, जब आप रेट का रिलेशन बताते हो किसके साथ, रेट मतलब स्पीड का रिलेशन बताते हो किसके साथ, विद द कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। थोड़ी चीजें कल मैंने ज्यादा समझाई थी, ठीक है ना, बस अभी हम आगे करेंगे ये वाली चीज। तो इसके लिए एक जरूरी चीज थी जिसको आपने बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या था बोला था, लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने ये 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। उधर क्या था, उधर से आपका रेट पता क्या आता है, उधर से रेट आपका आता था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखिए इधर मैंने ए लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने किसके लिए, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमेशा याद रखना, जो न्यू आए हैं ठीक है ना उनको याद रखिए कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है वो होती है कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन जो कि आपने सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है ना, बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो चीज आप लोग इधर याद रखिए। ये वाला साइन होता है भाई किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है ना। किसकी कंसंट्रेशन, किसकी, ए की कंसंट्रेशन। और बी क्या हो गया, ये बी की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये मैं लिख रहा हूँ क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए रेट हुआ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। और रेज्ड टू द पावर, मतलब इसकी पावर में क्या डाल देना है, इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन से, ए और इधर बी का बी। चीज पता लगी भाई, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। बट आप क्या कर रहे हो, आपको चाहिए भाई रेट लॉ। ये रेट लॉ नहीं है, ये क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको रेट लॉ की तरफ हमने अगर पहुंचना हो तो हम इसका यूज करते हैं, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो मैंने कल अप्रोच बताई थी, पहले आपको बता दें कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ ज्यादा कुछ भी नहीं होता, मैंने बता दिया। वो क्या, एक रिप्रेजेंटेशन है, क्या, जिसमें एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पे आप क्या करते हो, रेट का रिलेशन बताते हो किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। तो ये भी उसके साथ मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ बता दिया। बट इधर मैंने पावर की मेन कहानी है भाई, इधर मैंने लगा दिया क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए और बी, ठीक है। बट अभी देखिए जो रेट लॉ है ना, वो ये चीज नहीं है, वो क्या कुछ अलग चीज है। ये जो आपको चीज पता लगती है ना, जो ए और बी, मेन इसी की कहानी है। जो ए और बी, जो मैंने पावर में चीजें डाली हुई है ना, ए और बी पावर में चीजें डाली हुई है, ये पता लगती है आपको थ्योरेटिकली। जब आपसे इस रिएक्शन को देखोगे ना भाई, जब थ्योरेटिकली मींस सिर्फ आप रिएक्शन को देखोगे, रिएक्शन को देखा ना, इसकी पावर क्या आ गई, ऐसे लिख सकते हो आप, NO की पावर 2, है ना भाई। और O2 की पावर, O2 की कंसंट्रेशन की पावर क्या, 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। इधर देखिए वही चीज है, ये जो चीज आपको ए और बी की वैल्यू पता लगती है ना, ये आपको पता है थ्योरेटिकली, मतलब रिएक्शन को देख के पता लगा, कोई आपने रिएक्शन करवा दी, उसको बैलेंस कर दिया जब, तो आपको इसका पता लग जाता है भाई, ठीक है ना। इसका पता लग जाता है कि ये वाली चीज हो गई। बट अभी मेन चीज है भाई, ये जो चीजें है ना ए और बी, ये आपको ऐसे नहीं पता लगती है, ठीक है ना। जब रेट लॉ में क्या होता है, ये वाली जो ए और जो बी पावर मैंने लिखी हुई है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता लगती है। ये आपको एक्सपेरिमेंटली, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, लैब में जाते हो, कि भाई कभी आप इसकी कंसंट्रेशन डाल रहे हो, फिर इसकी कंसंट्रेशन डाल रहे हो, फिर देखते हो कि भाई पहले आपने ये चीज डाली ना, समझो NO कोई गैस है, इसको आपने किसी बीकर में डाला, ठीक है ना, और देखा कि रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो उसके पावर में आप लगा देते हो क्या, NO की पावर 0, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने उसके ऊपर क्या लिख दिया, 0, ठीक है ना। बट इधर देखिए ये क्या थ्योरेटिकली चीज पता लग रही है, बट जब एक्सपेरिमेंटली कुछ और होता है। जो चीज जब आप ये वाली जो पावर्स का पता करते हो आप एक्सपेरिमेंटली, जब ये वाली पावर्स का पता करते हो क्या, एक्सपेरिमेंट, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, तब उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन आता है उसको आप बोलते हो क्या, रेट लॉ। बस और कुछ भी नहीं है, रेट लॉ क्या है, बस ए और बी अगर आपको थ्योरेटिकली अगर पता करना हो तो वो बन जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। बट अगर जब आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली पता करना होता है, जब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो कि हाँ भाई इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करूंगा, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से मेरी रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उस टाइम पे जो चीज आपको पता लगती है उसको आप लोग बोलते हैं रेट, क्या बोलते हो, रेट लॉ। बस है यही चीज, बिल्कुल सेम है। बस इधर क्या है, ए लगा दिया ना मैंने, उधर क्या लगाते हो आप, कुछ और पावर लगा देते हो। कोई मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट ही पता लगेगी आपको चीज, ऐसी थोड़ी ना, उसके भी हमने मेथड्स देखने हैं, ठीक है ना, बाद में। तो वो चीज आपको लगती है एक्सपेरिमेंटली पता लगती है। इतनी बात समझ आ गई भाई, ये नहीं लगी पता लगी भाई, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये हो गया आपका रेट लॉ। कल मैंने जहाँ इधर तक लिखवाया था ना मैंने, है ना, उसके आगे लिखिए, थोड़ा पेज छोड़ देना उसके लिए, कोई कितना पेज छोड़ना है कोई
आधा पेज छोड़ दीजिए। आपने लिखा था कितना पेज लिखा था? एक पेज छोड़ दो, ठीक है ना। उसके आगे मैंने कल इधर तक लिखवाया था, उसके आगे मैं लिखवा रहा हूँ आज, ठीक है। However, experimentally, it is found that rate of the reaction does not depend upon all the concentration terms of A, all the ऐसे नहीं, all the A ऐसे लिखना, all the A ये वाली, all the small a concentration terms of किसकी? A की, जो बड़ा वाला है, all the A ये वाली इसकी concentration, ठीक है ना, all the A concentration terms of A. However, experimentally it is found that rate of the reaction does not depend upon all the A concentration terms of A and all the B ऐसे लिखना, all the B ये वाला B for small b लिखना, all the B concentration terms of किसकी? terms of B. वही चीज मैंने बोली ना, मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली आपने क्या देखा, मैंने बोला ना ये चीज आपको कैसे कैसे लगती है, रिएक्शन को देख के पता लगेगा, ठीक है ना, इसकी ए और बी पावर। बट मैंने क्या बोला, हाउएवर एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, है ना, आपको देखा कि जब आपने एक्सपेरिमेंट करा तो आपको पता लगा कि भाई जो आपका क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जो आपकी आपने पावर में डाली हुई है ना चीजें ए और बी, इनके ऊपर वो चीज डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपने लिखनी है, तो वही चीज लिखवाई ना मैंने, हाउएवर एक्सपेरिमेंटली it is found that the rate of the reaction does not depend upon all the A concentration terms of A and all the B concentration terms of B, ठीक है भाई, पता लगी चीजें। तो अभी आप सपोज कर लीजिए, कोई भी सपोज कर लीजिए कि भाई अगर A के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझ लीजिए कोई भी एक्स वाई या अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए भाई, ठीक है ना, कोई भी वैल्यूज, उसकी अल्फा बीटा की वैल्यू अभी मैं बताता हूँ। जैसे अगर इसको लिखना हो मेरे को, अगर जैसे ये वाली मैंने एग्जांपल लिखी, ये वाली रिएक्शन की एग्जांपल लिखी, इसका मैंने रेट लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, जब थ्योरेटिकली पता लगा। बट एक्सपेरिमेंटली, जैसे एक्सपेरिमेंटली अगर आप पता करोगे ना, इस रिएक्शन का यही आता है, इसके बराबर ही आता है। बट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे CHCl3 प्लस Cl2, इसका बन गया CCl4 प्लस HCl, ठीक है ना, ये ना CHCl3 और Cl2, तो इधर क्या लग गया, तीन थे ना, एक Cl इधर लग गया तो क्या बन गया CCl4, और इधर क्या Cl है ना, और H इधर से आ गया HCl बन गया। तो इसका जो रेट अगर आप लोग लिखोगे ना, तो रेट ये पता क्या आता है, कैसे आता है, थ्योरेटिकली रिएक्शन को देख के तो ऐसा ही आएगा भाई, CHCl3 की पावर 1, ठीक है, और इधर क्या Cl2 की पावर 1। बट ये गलत है, एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है, ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। बट जब आप रेट लॉ का लिखते हो तो रेट लॉ से पता क्या आता है, ये आता है आपका CHCl3 1 और Cl2 की पावर 1/2। देखिए इधर 1 आना चाहिए था आपको थ्योरेटिकली, बट इधर क्या आ गया, जब आपने एक्सपेरिमेंट करा तो ये आता है 1/2, तो मतलब एक्सपेरिमेंटली कुछ और आ रहा है और थ्योरेटिकली आपको रिएक्शन को देख के कुछ और आ रहा है, ठीक है ना, पता लगी चीजें। तो बस यही चीज है भाई, जब आप लोग एक्सपेरिमेंटली चीज को पता करते हो तो वो क्या आ जाता है आपका रेट लॉ। पता लगा तो थोड़ा बहुत, ये नहीं लगा तो लिखवा दिया ना, मैंने लिखवा दिया ऊपर, हाउएवर एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट the rate of the reaction does not depend upon all the A concentration terms of B, all the A concentration of A and all the B concentration terms of B, ठीक है ना। तो सपोज कर लीजिए भाई वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सपोज एक्सपेरिमेंटली, सपोज करिए अभी आप अपने दिमाग से सपोज कर रहे हो, ठीक है ना, सपोज एक्सपेरिमेंटली rate of the reaction depends upon इधर लिख देना, एक ही जगह पे लिख दीजिए डिपेंड्स अपॉन अल्फा लिखा मैंने, एक्स भी लिख सकता हूँ, अल्फा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, अल्फा लिख दिया, अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए
एक्सपेरिमेंटली आपको सपोज कर लिया कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी. Suppose experimentally rate of the reaction depends upon alpha concentration terms of A and beta concentration terms of B. ठीक है ना, लिख दिया भाई, लिख दिया. तो अभी बताइए, आपने अभी दिमाग लगाना है. तो मैं अभी देन रेट में कैसे लिखूंगा, देन रेट लॉ कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकता हूँ रेट लॉ को, बताइए भाई, अभी आप लगाइए दिमाग. मैंने क्या बोला, रेट लॉ क्या है, जब आप लोग रेट का रिलेशन किसके साथ लगाते हो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस. तो बताइए भाई, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस है, तो अभी मैं कैसे लिखूंगा इसको, रेट को, रेट लॉ को कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा ना रेट लॉ कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकता हूं मैं अभी रेट लॉ को, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इधर क्या लगाऊंगा ऊपर अल्फा. क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बात, अल्फा और बीटा. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रेट लॉ. एक्सपेरिमेंटली आपको क्या पता लगता है कि भाई वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा और बीटा के ऊपर. तो ये हो गया आपका रेट लॉ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी देखिए, जब आप लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है ना. तो ये कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा. इसको आप लिख दीजिए इज इक्वल टू स्मॉल के लिख दिया, और इधर क्या आ गया, बाकी वही सेम, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा. तो अभी लिख दीजिए भाई सारी की चीजें, सारी क्या क्या है. तो अभी मैं लिखवाता हूँ, लिख दिया, जल्दी लिखिए. ठीक है, लिख दिया भाई. तो अभी देखिए, अभी लिखिए वियर ऐसे लिखना, वियर ए एंड बी, वियर ए स्क्वायर ब्रैकेट और बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली चीज, वियर ए एंड बी आर द मोलर कंसंट्रेशंस, क्या लिखना है, और द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, वियर स्क्वायर ब्रैकेट ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट बी आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना, लिख दीजिए. लिख दिया. तो नीचे लिखिए कॉमा करके इधर नीचे लिखिए अल्फा एंड बीटा, क्या है भाई, अल्फा एंड बीटा क्या लिख रही है आपको, पावर्स है ना भाई. तो लिख दीजिए पावर्स, एक्सपोनेंट्स और पावर्स एक ही चीज है ना भाई, ये कोई अलग अलग चीज होती है, एक्सपोनेंट्स और पावर्स एक ही चीज होती है. वियर अल्फा एंड बीटा आर एक्सपोनेंट्स, और ब्रैकेट में लिख दीजिए पावर्स, वियर अल्फा एंड बीटा आर एक्सपोनेंट्स और पावर्स. ये वाली चीज अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी लिखूंगा, है ना, वियर अल्फा एंड बीटा आर, मैंने क्या लिखा दिया, आर पावर्स विच मे और मे नॉट, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, विच मे और मे नॉट, which may or may not be equal to stoichiometric coefficients, which may or may not be equal to stoichiometric coefficients of reactants A and B respectively. इस लाइन का मतलब समझ आया भाई सभी को, which may or may not be equal to stoichiometric coefficients of the reactants A and B respectively. इस बात का मतलब किस किस को समझ आया भाई, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो बताइए इस बात का मतलब किस किस को समझ आया. देखिए मैंने इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा क्या है, पावर्स हैं. ठीक है ना, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मतलब ये जो अल्फा और बीटा क्या है, पावर्स हैं, वो बराबर हो भी सकती हैं किसके, ए और बी के, और नहीं भी हो सकती हैं. एग्जांपल मैंने दे दी, जैसे ये वाली जो ये मैंने लिखा था भाई रेट लॉ. ठीक है ना, इधर देखिए जो ये आता है ना रेट लॉ, ये किसके बराबर होता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू इधर क्या आ रही है 2, और इधर क्या बीटा की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू भी 2 और बी की वैल्यू भी क्या 1. बट ये वाली जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखी, इधर देखिए ए और बी की वैल्यू क्या आ रही थी, इधर 1 1 आ रही थी ना, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, बट अल्फा की वैल्यू क्या 1, बट बीटा की आ रही थी 1/2. तो हुई ना डिफरेंट. तो समझ आ गई भाई, व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. बात समझ आ गई भाई. उसके बाद एक और चीज लिखी, उसके बाद के क्या है भाई, के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
k is proportionality constant, देखिए, and k is proportionality constant। k क्या है भाई? एक proportionality constant है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी भाई नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका। where k is constant called proportional, where k is proportionality constant called velocity constant और rate constant। where k is proportionality constant उसको नाम क्या बोलते हो आप? velocity constant और rate constant। लिखते भाई, where k is proportionality constant इसको नाम क्या बोलते हो आप? called velocity constant और rate constant। लिखते भाई, k क्या है? जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को बताया तो इधर क्या आ गया? k आ गया, जिसको मैंने क्या बोला? वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कर दो इसे, ठीक है ना भाई? वेयर के इज क्या? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना? वेयर के इज क्या भाई? हो गया? वेयर के इज क्या है? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। देखिए अभी वेलोसिटी का मतलब क्या है? वही स्पीड है ना? वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड। वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, वही कोई चक्कर नहीं है ना भाई। वेलोसिटी और रेट, रेट भी मैंने क्या बता दिया? स्पीड। इधर केमिस्ट्री में आपने समझना है क्या? रेट को स्पीड ही वही, ठीक है ना? स्पीड ऑफ द क्या? केमिकल रिएक्शन। तो उसका क्या है? कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लग गया भाई के क्या है? के इज क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको आप नाम क्या बोलते हो भाई? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? अगला टॉपिक है आपका इसका। अगर जिसको ये एक्सप्रेशन जिसको समझ आ गया ना, उसको 3 टॉपिक समझ आ गए भाई। सभी को समझ आ गया भाई ये क्या है? रेट लॉ। अभी देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए भाई, पहले इसको ना एक और तरीके से मैं लिखता हूँ, ठीक है ना? रेट को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? अभी देखिए ये वाली चीज ये लिखी ना मैंने, रेट किसके बराबर है? इसके बराबर है ना? तो अभी रेट ऑफ द रिएक्शन जब आपने स्टार्टिंग में करा था तो मैंने क्या करवाया था? जब मैंने उस तरीके से बताया था, जब मैंने आपको क्या बता रहा था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर देखिए इधर क्या है, इसको मैं समझ लेता हूँ क्या? ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है ना? इन सभी को मैं समझ लेता हूँ ये क्या? सारे के सारे क्या? रिएक्टेंट्स है। एक एक करके नाम नहीं दे रहा, सिर्फ मैं सपोज कर रहा हूँ ये क्या? रिएक्टेंट्स। और इधर से क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो मैं रेट को, इस रेट को कैसे लिख सकता हूँ? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लिखवाया था उधर। इंस्टेंटेनियस रेट को अगर इधर लिखवाना हो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? उधर कौन सा यूज होता था? डेल्टा इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंजेस व्हाइल डी इज यूज्ड फॉर स्मॉलर चेंजेस। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता था? स्मॉलर चेंज। तो भाई इधर क्या लिखूंगा मैं? ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, माइनस बी आर बटा बी टी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? क्या भाई लिख सकता हूँ ना? ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। और डी क्या? स्मॉल चेंज के लिए। माइनस किसके लिए? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है रिएक्शन होने पे? डिक्रीज। तो सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है ना? वीडियोस देखो तो पता लग जाएगी, ठीक है ना? तो ये वाली चीज ये बता दिया। ये मैंने बताया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको मैं इसकी जगह पे लिखा मैंने, रेट की जगह पे, ठीक है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, बाकी वही सेम, ए की पावर अल्फा और बी की पावर, सॉरी ये बी की पावर क्या? बीटा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आपने वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, कौन सा? जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उधर ये चीज यूज होगी, लेकिन इसलिए मैं इधर लिखवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं लिखवा रहा। ये उधर चीज सारी की सारी चीजें यूज होनी है, एक एक चीज उधर यूज होनी है, ठीक है ना? इसलिए ये मैंने चीज लिखवा दी आपको, ठीक है ना? ये वाली चीज आप इसको दे दीजिए नंबर 1 इक्वेशन। इधर नीचे लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी रिटन एज, और उसके बाद नीचे लिख दीजिए ये वाली चीज, इसको नाम दे दीजिए भाई नंबर 1। और फिर उसके नीचे लिख दीजिए इक्वेशन 1, जो आपने लिखा ना सारी कहानी, ठीक है ना? where k is a proportionality constant called velocity constant, उसके नीचे लिख दीजिए इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, ये वाली चीज डाल दीजिए। आप जिसको भी, जिसने फर्स्ट टाइम ये कैंडिडेट, उसको नहीं पता लगेगा ये क्या चीज है, ठीक है ना? बट जिसने अटेंड किया लेक्चर उसको पता लग जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है ना? तो इसलिए भाई वही तभी मैं बोलता हूँ अगर स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ा होता तो फिर ज्यादा अच्छे से पता लगती चीजें।
बट वीडियोस पड़ी हुई है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पुरानी देख सकते हो, ठीक है ना, बोला तो होगा मैंने, ठीक है ना, थोड़ा क्लैरिटी कम होगी बट थोड़ा पढ़ा जा सकता है। लिख दिया भाई, माइनस डी आर, और इसको क्या बोलते हो, इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, ये वाली चीज इस तरीके से। वीडियोस देखोगे पता लग जाएगा, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 30-40 मिनट की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना, और लिखवाई भी मैंने उधर से पता लग जाएगी, ठीक है ना। नोट्स भी भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उधर से नोट्स भी देख लेना, उसको नोट कर लेना, ठीक है ना, तो कोई चक्कर नहीं है उसका। तो ये वाली चीज लिख दी भाई। तो अभी देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये चीज बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, जो आपने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हो, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्यों वर्ड मैंने यूज करा, बिकॉज इधर डी यूज हो गया, डी आपने नहीं पढ़ा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा हुआ ना, मैंने उधर सारी चीजें समझाई हुई है, लिमिट्स डेरिवेटिव, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अभी आपको ये चीज जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि डी का क्या मतलब है, अच्छे से मैथ में समझोगे, पर मैंने उस दिन भी समझाया थोड़ा बहुत। इसको क्या बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझ आ गई भाई या नहीं आई, क्या भाई अभी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, जो न्यू आए उनको थोड़ी कम ही पता लगेगा, बट ऐसे समझ आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे मैंने समझाया, ठीक है ना, बिकॉज रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज होती जाती है, प्रोडक्ट बनते जाते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कम होती जाती है, दैट्स व्हाई मैंने माइनस साइन यूज करा। और इधर क्या स्केयर ब्रैकेट किसके लिए, कंसंट्रेशन, और आर क्या रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, और डी किसके लिए, बिकॉज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन है, दैट्स व्हाई अगर डेल्टा मैं लिख लेता दैट इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंजेस, तब मेरा बन जाता क्या एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, सारी चीजें पढ़ाई हुई है, आपको पता लग जाएंगी, ठीक है, देखोगे तो अभी ये वाली चीज हो गई, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी लिख दीजिए, नीचे लिखिए, अभी थोड़ी कहानी लिख दीजिए, ठीक है ना। सो द एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, दोबारा से वही लिखवा रहा हूँ, ऊपर भी लिखा है और फिर से लिख दो, अभी मैंने अच्छे से देख लेना इसको डिटेल में। मैंने इसको टॉपिक पता क्या था, पहले मैंने आपको रेट लॉ की ऊपर डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने लिखा था अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से आप रेट लॉ की तरफ पहुंचते हो, तो वो ये सारी मैंने अप्रोच बताई आपको, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ ले गया, फिर वो सारी अप्रोच बताई, है ना, पता लग गया ना, मेन चीज वही है, मैंने ऊपर ही लिखा दी थी। इसको अगर ज्यादा लर्न नहीं करना होगा तो बस उधर लिख देना, द एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नोन एज द रेट लॉ। तो अभी मैंने लिखवा रहा हूं, सो द एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द rate of the reaction with the molar concentration of the reactants, with the molar concentration of the reactants is known as rate law, is known as rate law। दोबारा से लिखवा दिए, दोबारा से लिखवाया होगा, ठीक है ना, बिकॉज अभी हम डिटेल में हमने देखा ना, इधर देखिए, अभी देखिए इधर चीज, अभी देखिए इधर चीज, इधर देखिए भाई, नोट कर दिया सभी ने, पढ़े करिए, देखिए अभी देखिए, ये क्या है, ये रेट है ना, कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये हुआ नहीं भाई आपका रेट लॉ, कौन सा लॉ हो गया, रेट लॉ। अभी देखिए ये क्या है, रेट, और ये क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो हुआ नहीं भाई ये क्या, रेट लॉ हुआ ना भाई। तो बस वही चीज आपने याद रखनी है कि भाई एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द क्या रेट ऑफ द रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नोन एज द रेट लॉ। अभी अच्छे से डिफाइन करना है आपने रेट लॉ को, ठीक है ना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, ऐसे लिखिए, रेट लॉ कैन बी डिफाइंड एज, अभी अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, होगी वही चीजें, बट अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली में जो आपने सारी चीज उधर पढ़ी ना ऊपर पूरी कहानी, तो उस सारी कहानी का निचोड़ अभी आपको पता लग जाएगा कि भाई सारी कहानी का निचोड़ क्या है। अभी वही चीजें मैंने दोबारा से लिखवानी है, बट अभी थोड़ी एक दो चीज एक्स्ट्रा लिखवा देनी है, तो आपका अच्छे से पूरा, मतलब पेपर में अगर आपको सिर्फ पूछा हो ना 1 नंबर की डेफिनेशन कि रेट लॉ लिखो, तो आपने यही चीज उधर पेपर में डालनी है, ठीक है ना, जो अभी लिखवाऊंगा मैं चीज। तो रेट लॉ डिफाइंड एज, मतलब रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, ऐसे लिखवाया था मैंने ऊपर, कैन बी डिफाइंड एज
the expression can be defined as the expression which relates the, वही चीज मैंने दोबारा से लिखवानी है बट थोड़ी एक दो चीज एक्स्ट्रा डाल देनी है, which expression which relates the rate of the reaction with the molar concentration of the reactants, with the molar concentration of the reactants, with the molar concentration of the reactants, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स, अभी देखिए रिएक्टेंट्स मैंने लिखा, कॉमा डालिए उसके आगे, कॉमा डालिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट्स, ये हो गई ना। अभी देखिए इधर ये मोलर कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की। अभी ये चीज तो मैंने ऊपर ही लिखवा दी थी, तो अभी ये लिखिए कॉमा के बाद विद ईच टर्म रेज्ड टू पावर with raised to some power, ऐसे लिखना, with raised to some power, some SOME with raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाँ इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिया भाई। अभी देखिए इसको पढ़िए जो मैंने चीज लिखवाई, which क्या बोला, which relates the rate of the reaction with the concentration of the reactants, ठीक है ना, concentration of the reactants, कॉमा लगवाया, उसके बाद लिखा जो reactants की concentration है with each term, जो कि concentration की जो भी हर टर्म होगी उसकी raised to power some power which may or may not, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसके इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी ना, उसके ए और बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिखनी है, अगर 3 नंबर का पूछा जाए तो सब कुछ लिख लेना रेट लॉ में, जो मैंने अभी तक लिखवाया हुआ, ठीक है ना, पता लग गया भाई। तो अभी देखिए, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं आपको लिखवाता हूँ। इधर पता क्या चीज है, ये वाली चीज हो गई, रेट लॉ आपका खत्म हो गया। अभी देखिए इधर एक नोट करके लिख दीजिए, नोट रहने दीजिए, एग्जांपल्स लिखिए, पहले एग्जांपल्स लिख दीजिए भाई, एग्जांपल्स लिख दीजिए, एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल यही लिखिए, ओके। देखिए ये लिखा मैंने, ठीक है ना, रिएक्शन एग्जांपल लिखी ना, ये देखो ये चीज लिखी 2NO + O2 gives us 2NO2। अभी देखिए इधर ये चीज लिख दी मैंने, रेट, ये क्या लिखा मैंने, रेट लॉ लिखा, ठीक है ना। तो इधर नीचे इसके लिखिए दिस इज द रेट लॉ, ये क्या है कि रेट लॉ है, ये क्या है, दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, in which ये एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है जहां पे क्या है, in which the powers or exponents are equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. This is a rate law expression in which the powers are equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation.
अभी देखिए समझ आई इस चीज की भाई, देखिए जो मैंने चीज लिखवाई एग्जांपल से समझ आई भाई। समझ आई भाई। देखिए ये ऐसी एक एग्जांपल है जहां पे क्या है, जहां पे जो इसके पावर्स हैं वो किसके बराबर हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2 और 1 है ना, बराबर है ना भाई। अभी देखिए प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी बता सकते हैं, बट हम जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं प्रोडक्ट की टर्म्स में हम नहीं बताते। कल मैंने बताया था क्यों नहीं बताते, बिकॉज आपने जब इसको अप्रोच करा ना तो उसको लॉ ऑफ मास एक्शन से अप्रोच करा, और लॉ ऑफ मास एक्शन उधर रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन बताता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की वो रिलेशन नहीं बताता, ठीक है ना। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। बट अभी देखिए उधर सेकंड एग्जांपल लिखिए ये वाली, इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना, ऊपर वाला, और इधर इक्वल टू इधर मिला दें के, इधर क्या बस डिफरेंस कुछ भी नहीं, इधर 1 है और इधर क्या 1 की पावर सॉरी 1/2 हाफ है, ठीक है भाई। लिख दिए, इसको लिखिए पहले, ये लिखे ना CCl4, ये क्या लिखा मैंने CCl4, CHCl3 प्लस Cl2 और इधर क्या CCl4, इसका नाम भी लिखना होगा तो लिख सकते हो, इसका क्या CHCl3 का नाम क्या होता है क्लोरोफॉर्म, और CCl4 का नाम हो सकता है, क्या हो सकता है इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लिख दिया भाई। तो अभी इधर देखिए, दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इन विच, क्या इधर भाई, इधर बताइए क्या है, इन विच पावर्स are not equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation। एक और एग्जांपल कर देते हैं इस किस्म की, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें ये लिखना है। हाँ एग्जांपल्स आ गई ये रेट लॉ एक्सप्रेशन की, नीचे दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इन विच पावर्स are not equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation। लिखिए भाई, उसके बाद लिखिए एक और एग्जांपल कर दीजिए भाई, एक और एग्जांपल करनी है, एक चलो कर ही देते हैं। थर्ड है, थर्ड पता क्या आ जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O, इधर क्या ये गिव्स अस CH3COOH प्लस C2H5OH। ये क्या है भाई, ये क्या है CH3COO C2H5, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। जब ऑर्गेनिक बनोगे तो तब आपने ये उधर आनी है, आता है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आप लोग करते हो ना तो ये वाली रिएक्शन उधर आती है। आपका चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इधर ये क्या है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, और ये तो पानी है भाई, और ये क्या है एसिटिक एसिड, और ये क्या है इथेनॉल दारू, ठीक है ना, पता लग गया भाई। ये क्या इथाइल लिखना होगा तो कोई चक्कर नहीं, बाद में तो यूज होनी है, ठीक है ना। पर इधर हमारा जो मेन मुद्दे की चीज है भाई, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, इज इक्वल टू के, और जाएगा CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 0 मतलब 0। लिख दिया। ये भी ऐसा ही एक्सप्रेशन है जहां पे क्या है भाई, पावर्स आर नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, बिकॉज़ अगर उसके बराबर, इधर क्या थी 1 थी, इधर भी क्या थी 1 थी, इधर भी 1 होना चाहिए था ना पानी के ऊपर, बट 1 थोड़ी ना भाई, इधर क्या है 0 है। तो ये क्या है भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि आपको कैसे पता लगता है एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली आपको क्या पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जहां पे क्या होता है रिएक्टेंस की जो पावर्स क्या होती है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होती है वो उसकी पावर होती है रिएक्टेंस की, ठीक है ना। रिएक्टेंस की पावर क्या होती है, जो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली चीज पता लगती है, आपने इसके तरीके देखने हैं बाद में, अभी ऐसा नहीं है, आपने देखने हैं इसके तरीके कैसे कैसे ये चीज पता लगती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई भाई। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया कौन सा, जिसका नाम है भाई रेट लॉ, ठीक है ना, रेट लॉ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसका नाम है भाई स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मैंने आपको क्या बोला था पहले, मैंने आपको एक चीज बोली कि भाई जिसका ये टॉपिक क्लियर हो गया उसको भाई रेट कांस्टेंट
करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो बस वही चीज अभी देखिए, आपने रेट कांस्टेंट आपका टॉपिक आ गया। ये देखिए, इसको रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन किसी भी तरीके से आगे तो आपने समझना वही है, वही वो क्या है, रेट लॉ है। अभी नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए भाई, रेट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बहुत ही आसान टॉपिक है भाई। अभी आपने देखा ना भाई, रेट कांस्टेंट कहाँ था भाई, देखा भाई? कहाँ पे देखा था? प्रोपोर्शनलिटी टाइप थी तो रेट कांस्टेंट लग गया, तो बस वही है भाई, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो जैसे आपको पता है क्या भाई, आपको अभी तक क्या पता है, वी नो दैट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या भाई, यही है ना भाई, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर क्या, बीटा, है ना भाई? ये चीज तो पता है आपको। ऐसे लिख दीजिए, आप वो पहले इधर लिख दीजिए भाई, अच्छा ऐसे ही लिख दीजिए भाई, के लिख दिया। ये क्या है भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना भाई, ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो इधर मैं क्या करूं भाई, इधर अगर मैं क्या करूं, अगर के की वैल्यू मैं मेरे को अगर निकालनी हो तो मैं क्या कर सकता हूं इधर, बताइए भाई? रेट अपॉन ये कर दूं, है ना, ऐसे निकल सकती है आराम से, रेट अपॉन दिस, है ना। आप कुछ ऐसी टर्म्स भी करते थे ना कांस्टेंट को, जब आप एक्सप्लेन करते थे कि हाँ भाई, जैसे आप एग्जांपल लेता हूँ, जैसे छोटी एग्जांपल देखिए, इधर अगर मैं क्या कर दूं, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर करवाई था ना, वही कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। जैसे मोलर कंसंट्रेशन की बात है, मोल्स पर लीटर, जो मोलैरिटी का यूनिट होता है, मोलैरिटी का क्या होता है, मोलर और मोल्स पर लीटर, तो वही यूनिट हमने इधर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो मोल्स पर लीटर, अगर मैं क्या कर दूं, इनकी कंसंट्रेशन क्या ले लूं, 1 मोल्स पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, इसके भी क्या ले लूं 1 और इसके भी क्या ले लूं 1, तब क्या होगा बताइए भाई? रेट किसके बराबर आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट, अगर मेरे को फिर अगर रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकता हूँ बताइए, आइडिया लगाइए भाई। रेट कांस्टेंट जैसे ऐसे आएगा ना, देखिए आप अगर क्या कर लो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितनी, 1 मोल पर लीटर, है ना भाई, 1 मोल पर लीटर लिख दिया तो क्या आ जाएगा भाई, ऐसा नहीं आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के और इधर क्या 1 की पावर अल्फा और दोबारा से बी की भी क्या है 1 है, 1 की पावर बीटा, तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, 1 की पावर जो मर्जी हो भाई 1 ही होता है ना। जैसे 1 की पावर 100 हो तो क्या होता है, 1 की पावर 2 हो 1, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो इधर क्या के आ जाएगा ना भाई, ऐसा होता है ना भाई। तो अभी फिर मेरे को अगर रेट कांस्टेंट, इस ये है आपका टॉपिक, ठीक है ना। अगर रेट कांस्टेंट को अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा इसको, बोलिए बोलिए। रेट कांस्टेंट ऐसा नहीं बोल सकता मैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना भाई। ये क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन कब, when the molar concentration of the reactants is unity, unity means 1, है ना। when the molar concentration of reactants is 1 और unity हुआ ना आसान, यही तो डेफिनेशन है भाई इसकी, रेट कांस्टेंट की, है ना भाई बच्चों का, बस यही चीज है भाई। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, ठीक है ना। इतनी सी बात सब आपने लिखनी है। तो अभी आपने लिखना कैसे है, आप इधर पहले लिखिए, वी नो दैट रेट लॉ एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, ये वाली चीज लिखना पहले, वी नो दैट रेट लॉ एक्सप्रेशन इज गिवन बाय we know that rate law expression is given by, ये वाली चीज लिख दीजिए भाई। तो उसके नीचे लिखिए when, इधर लिखिए when molar concentration of A and B is unity, ऐसे पहले लिखना when molar concentration of A and B, पहले ऐसे लिखना पूरा, जैसे वर्ड में लिखिए फिर दैट इज करके ये लिख दीजिए, when molar concentration of A and B is
यूनिटी, देन नहीं मतलब दैट इज when molar concentration of A and B is unity, that is करके लिखिए A और B gives us this, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी 1 मोल पर लीटर। देन रेट लॉ इज गिवन बाय, उसके बाद लिखना रेट इज इक्वल टू K, ऐसे लिख लो, ऐसा भी लिख देना अगर लिखना होगा ये तो, ठीक है ना। देन रेट लॉ इज गिवन बाय, पहले ये वाली चीज लिख दीजिए और उसके बाद ये वाली चीज, देन रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू दिस, तो ये वाली चीज लिख दो, लास्ट में आगे ये वाली चीज, रेट इज इक्वल टू के, स्मॉल के डालना, बड़ा के नहीं है, स्मॉल के है भाई। रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, ये वाली चीज लिखना और उसके विच इंप्लाइज करके ये वाली चीज लिखना, रेट इज इक्वल टू के। अभी आपको करना है उसको डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। डिफाइन आपको पूछे रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना, लिख दिए भाई, ये लिखिए शाबाश। अब देखिए इससे भी आसान अगली चीज है ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मैंने बता दिया, ये वाला रेट लॉ जिसको क्लियर हो गया, ऑर्डर भी उसको पता लग जाना है, और ऑर्डर जिसको पता लग गया आगे 2 सवाल आपके आराम से हो जाने हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतना लिख दिया भाई सभी ने। देयरफॉर रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, नीचे लाइन में, देयरफॉर रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the rate of the reaction, is defined as the rate of the reaction when the molar concentration of reactants is unity, when the molar concentration of reactants is unity, when the molar concentration of reactants is unity, लिखिए भाई, when the molar concentration of reactants is unity, when the molar concentration of reactants is unity, लिखिए भाई, इतना पता लग गया सभी को। when the molar concentration of reactants is unity, इसको एक और नाम से बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अभी आप बोलोगे भाई इसको स्पेसिफिक नाम क्यों दिया होगा, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी मीनिंग, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी का वर्ड है ना स्पेसिफिक, अगर इसका क्या मीनिंग होता है ऐसे स्पेसिफिक का, ऐसे आइडिया लगाइए कि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। क्या होता है स्पेसिफिक, एक चीज के लिए, है ना, एक ही चीज मतलब डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, एक अनोखा, है ना भाई, अनोखा ये चीज होता है ना भाई। अभी देखिए ये अनोखा नहीं हुआ भाई, ऐसा कभी हो सकता है, अगर देखिए अनोखा नहीं हुआ जब आपने रिएक्टेंट्स क्या कर दी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कर दी, एक ही कर दी, मतलब यूनिटी कर दी, अनोखा नहीं है भाई, है ना भाई, अनोखा ही है ना भाई। अगर इधर देखिए एक की मैं 1 कर दूं, दूसरे की 2 कर दूं, तब अनोखा थोड़ी ना हुआ भाई, ये यूनिक है अपने आप में, क्या है यूनिक है, क्या 1 जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी 1, दैट्स व्हाई मैंने इसको नाम क्या दे दिया भाई स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो लिख दिए रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलोगे रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, लिख दीजिए भाई, लिख दीजिए रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिख दिया भाई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, इसकी खासियत क्या क्या खासियत है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो लिखिए इसके नीचे हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आप लिखिए ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखिए, है ना, तो लिख दीजिए भाई, तो लिख दिया भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो लिखिए भाई इधर क्या क्या लिखना है, रेट कांस्टेंट क्या करता है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट लिखिए, रेट कांस्टेंट मेजर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, मेजर करता है ना भाई, देखिए इधर देखिए भाई, ये रेट कांस्टेंट है ना भाई। अगर इसकी कोई वैल्यू दे दी हो,
आप समझ नहीं सकते कि भाई वो क्या है, रिएक्शन की क्या है, रिएक्शन की स्पीड ही है भाई, रिएक्शन का रेट ही है, मेजर नहीं करेगा तो इसको, है ना भाई। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी। अगर देखिए इसकी वैल्यू 1 है भाई 10, ठीक है ना, 1 है 15, तो बताइए ये रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी, मेरे को सिर्फ किसी बंदे ने दी इसकी वैल्यू 10 15 है ना, तो अगर 10 है उसका क्या मतलब है और 15 है तो इसका क्या मतलब है। अगर मतलब 10 है तो मतलब इसका रेट भी क्या होगा 10 ही होगा, इक्वल टू ना भाई। अगर 15 है तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ज्यादा है ना। अगर 10 मतलब कम है, रिएक्शन की स्पीड क्या है कम है, और 15 है तो इसका क्या मतलब वो ज्यादा है। तो बस वही चीज है, मेजर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। ग्रेटर द फिर पॉइंट डाल दीजिए उसके आगे, उसके साथ ही लिख दीजिए रेट कांस्टेंट मेजर्स द, फर्स्ट लिखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिए, रेट कांस्टेंट मेजर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मेजर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या मेजर करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, पता लग गया भाई, ठीक है भाई। उसके उसके आगे के पॉइंट नहीं, इसके साथ ही लिखना ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके साथ ही ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगी, रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, बहुत तेज होगी, ठीक है ना, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर आपको क्या होगा, अगर आपका ग्रेटर वैल्यू होगी किसकी, रेट कांस्टेंट की, तो फास्टर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है ना, समझ आ गई भाई, पता लगी भाई चीजें, पता लग रही है सब सारी चीजें। अभी सेकंड पॉइंट लिखिए, लिखिए भाई, ये वाला पॉइंट सभी को समझ आ गया, ये बहुत ज्यादा एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, ठीक है ना, आगे यूज होना है भाई, ठीक है ना। उसके बाद पता क्या लिखिए, सेकंड लिखिए रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे होंगे, इस कांस्टेंट rate constant for a particular reaction is constant at a Rate constant for a particular reaction is constant rate constant for a particular reaction is constant at a particular temperature। पर्टिकुलर मतलब किसी एक टेम्परेचर की अगर आप बात कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे क्या होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ आ गया भाई, पता लग गया भाई, पता लगा मैंने क्या बोला, पॉइंट को अच्छे से समझिए। क्या, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है एट अ पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। लिख दिया भाई, उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिख दिया क्या, नहीं लिखा रेट को कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर, इतना ही रखना है। और एक और मेरी बात सुनिए,